हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, मैं ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के ऊपर ही वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैंने पिछले हफ्ते एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि पीडीलाइट के बारे में। आप जाके उसको चेकआउट कीजिए अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो, फिर आपको भी इस कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। तो आज कौन से स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ? मैं करना चाहता हूँ दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। इस स्टॉक के बारे में मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने वीडियो बनाकर भी बताया था कि टाटा कंसल्टेंसी के क्वार्टरली रिजल्ट का अपडेट आ चुका है करके। तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। अभी वो अगर वीडियो यहीं कहीं होगा, मैंने बताया था कि 11 तारीख को उनका रिज़ल्ट आएगा करके मैंने बताया था। तो अभी रिज़ल्ट के साथ उस दिन मैंने और भी बताया था कि कंपनी अपना डिविडेंड घोषित करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो शेयर होल्डर के लिए इंटरिम डिविडेंड में मिलेगा और 11 तारीख को उनका रिज़ल्ट है करके मैंने अनाउंस भी किया था। अभी लेटेस्ट उन्होंने फिर से और एक अपडेट दिया है कि कंपनी डिविडेंड के साथ बाईबैक का भी अनाउंसमेंट करेगी करके उन्होंने अपडेट किया है। तो ये सब डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगा? आपको मिलेगा, आप सीधा बीएसई में जाएंगे तो उन्होंने वहाँ पर पीडीएफ अपलोड किया है। उन्होंने बताया है कि द बोर्ड विल consider a proposal for buyback of equity shares of the company at its meeting to be held on 11th of October करके उन्होंने बताया है। सो ये एक एडिशनल डिटेल है जो उन्होंने पहले बताया था कि उनका मीटिंग होगा, रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे प्लस डिविडेंड भी देगी, उनके साथ मिला के ये और एक उनका एडिशनल अपडेट भी है। ये पुराना पीडीएफ है उनका, जो मैंने पिछले कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि कंपनी अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी प्लस उसके साथ वो अपना ये भी क्या डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी करके मैंने वीडियो में बनाया था। सो अब उनके इसके साथ इन्होंने अभी बाईबैक का भी प्रपोजल रखा है। देखते हैं कि वो अप्रूवल होगा कि नहीं होगा। अगर टीसीएस ने कुछ डिसीजन लिए हैं तो उसको 99% वो लोग सक्सेस ही करेंगे, क्योंकि उनके पास पूरी एलिजिबिलिटी है कि वो बाईबैक भी ला के आ सकते हैं और प्लस डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। कंपनी के बारे में अब देखेंगे तो एक हमारे स्टॉक एक्सचेंज में एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन ये सेकेंड कंपनी है। अराउंड 55 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। जे.आर.डी. टाटा इसके फाउंडर है और आप अभी के चेयरमैन की पीपल है नटराजन, जो कि चेयरमैन है इस कंपनी के, और अब सीईओ के कृतिवासन है। तो कंपनी के बैलेंस शीट थोड़ा देखेंगे। अब देख सकते हैं कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का शेयर प्राइस अभी 3620 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। अब देख सकते हैं 90,000 का कंपनी के पास रिजर्व्स है, 88 से बढ़ के 90,000 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। जब इतने सारे रिजर्व्स है तो कंपनी बोनस और बाईबैक या डिविडेंड कभी भी अनाउंस कर सकती है। बाईबैक ज़्यादातर यहीं से अनाउंस करते हैं। तो इनके पास आप देख सकते हैं 90,000 करोड़ के रिजर्व्स है, 90,000 करोड़ से। सो उतने उनके पास रिजर्व्स है। कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, प्योर डेट फ्री कंपनी है। और आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये भी नहीं है। और आप कंपनी का कैश बैलेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पर 11,000 करोड़ का कैश बैलेंस है। पहले 18,000 था, सो अब कम होकर 11,000 हुआ। ये तो फ्लक्चुएट होता है, लेकिन 11,000 करोड़ का सिर्फ उनके पास कैश है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये। और आप देख सकते हैं इधर उनका करंट इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, क्लोज टू 37,000 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंटरी से आईटी कंपनी से उनका कुछ ज़्यादा इन्वेंटरी होता नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स देखिए, क्लोज टू 50,000 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल्स है। उन्होंने किसी को लोन दिया है, वो अराउंड 1,000 करोड़ का है। और अदर करंट एसेट 11,000 करोड़ का करंट एसेट है। कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी आप देख सकते हैं। इसमें कोई आपको एक नेगेटिव पॉइंट भी देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ आप कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री भी देख सकते हैं। कंपनी साल में 4 या 5 बार कभी कभी डिविडेंड देती है। 22 में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 टाइम्स कंपनी ने डिविडेंड दिया था 2022 में। वो भी आप देख सकते हैं अक्टूबर में दिया था। तो वही सेम आपको अभी इस अक्टूबर में भी मिलेगा। उन्होंने तब अनाउंस किया था अक्टूबर 10 को, इन्होंने अब इस बार अनाउंस किया 29 को, लेकिन नेक्स्ट डेट है 19 अक्टूबर। यहाँ पर भी आपको 17 अक्टूबर है। सो करीब करीब सेम ही है। आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अभी इधर 8 रुपये दिया है, 8 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो इसी के करीब शायद 8 भी आ सकता है, या नहीं तो 9 रुपये का भी इंटरिम डिविडेंड पास हो सकता है।
और ये इंटरिम डिविडेंड है, सो इसलिए जल्द से जल्द आ जाएगा। अगर आपने 29 को कंपनी ने अनाउंस किया था कि 19 तारीख को 19 अक्टूबर एक्स डेट है, तो फिर आपको शायद 20 या 21 के अंदर आपको आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा। लेकिन आपको शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे 19 अक्टूबर तक। उसके पहले आपने शेयर सेल किए तो आपको डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये आपने कंपनी ने इधर ही बताया है, आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ में लिखा है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ताकि बेनिफिशियल ऑफ ओनर्स ऑफ शेयर्स ऑन थर्सडे अक्टूबर 19, 2023, मतलब यहाँ तक आपको शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको रेगुलर डिविडेंड देती रहती है, रेगुलर आपका पैसा भी हर 5 साल में एक बार आप कंपनी ऑन एन एवरेज डबल करके देती है। कभी कभार 5-6 भी लग सकता है, 4-7 भी लग सकता है, कभी कभार 8 भी लग सकते हैं, कभी कभार 4 भी लग सकते हैं। तो कंपनी ऐसे होते लार्ज कैप कंपनी से, सो इन पर आपको एक स्टडी रिटर्न मिलेगा, लेकिन डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा डिविडेंड इस कंपनी में मिलेगा। डिविडेंड या बाईबैक या बोनस के लिए हम शेयर्स नहीं खरीदते, हम अपने कैपिटल एप्रिसिएशन और अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का हमारा मेन टारगेट होता है। ये अच्छे कंपनी में अगर आप रहेंगे, डिविडेंड, बाईबैक, बोनस ये साथ साथ साइड बाय साइड मिलते रहेंगे। और कंपनी का रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, मैंने जैसे बोला था आईटी सेक्टर में ये नंबर 1 है, उसके बाद इन्फोसिस आता है, सो ये नंबर 1 कंपनी है। उसी के साथ साथ कंपनी के रिजल्ट्स भी हम थोड़े चेक करेंगे। 48,000 करोड़ का रेवेन्यू था साल 2012 में, अब बढ़ के 1,56,000 नहीं, अराउंड 1,64,000 करोड़ हो चुका है ईयर 2021 में। 23 का डाटा इधर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। सो सेम प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 32,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। 32,000 करोड़ हो चुका है, यहाँ अभी आ गया, जो कि 48,000 का था, अब बढ़ के सीधा 1,91,000 करोड़ का हो चुका है 21 में। वैसे प्रॉफिट भी वैसा ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था, और बढ़कर सीधा जाके आपको अभी 42,000 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा है पर ईयर में। सो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादातर टाटा के पास इसके शेयर्स होते हैं, 72% प्रोमोटर है, और 12% FIS और DIS के पास 9%, सिर्फ 5% ही पब्लिक है। जहाँ पर पब्लिक कम होता है ज़्यादातर कंपनियाँ अच्छी होती है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप ऐसे होते पब्लिक ऐसे अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जाते नहीं हैं। उनको चाहिए 2 रुपये 3 रुपये का शेयर, और वहाँ पर जाके फंस जाते हैं और बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी कंपनियाँ में वो लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रुकना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं 5 साल में कंपनी का रिटर्न देखिए 88%। अभी IT में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, और आप एक्सटर्नल मैटर भी देख सकते हैं, यूरोप और US में थोड़ा उधर आप देख सकते हैं बैंक्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, बैंक्स और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है, उधर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसलिए IT कंपनी के लिए थोड़ा अभी मुश्किल का दौर है। ये ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म रहेगा, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कंपनियां पैसा बना के देगी। और प्लस आपका पोर्टफोलियो आपको डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ता है, ना कि आप पूरा पैसा लेके आके IT इंडस्ट्री में नहीं डालना है, डिफरेंट सेक्टर में प्रोपोर्शनेटली डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तब आपको अगर कोई एक सेक्टर नीचे जाएगा तो और एक सेक्टर ऊपर आता है, एक साइकिल की जैसा चलता है। अभी ऑटो सेक्टर आप देख सकते हैं 52 वीक हाई पे चल रहा है, उसी समय अब दो साल पीछे जाएंगे तो ऑटो सेक्टर आपको 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा था। सो ऐसा होता है, और IT सेक्टर उस समय 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा था 2020-21 में। अभी IT सेक्टर डाउन है, ऐसे रोटेशन होता रहता है, कंपनियां वही रहेगी, कंपनियां कोई दूसरी नहीं आएगी, आपको वही कंपनियां रहेंगी, लेकिन रोटेशन आता ही रहता है। सो इसीलिए आपको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप निफ्टी 50 में देख सकते हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे था उसमें आपको 100 पॉइंट की तेज़ी थी, 0.55% की तेज़ी थी, कोई ठीक ठाक तेज़ी थी। ग्रीन पैटर्न में कंपनी क्लोज हुआ है। मैं सिर्फ स्टॉक के बारे में अपडेट नहीं देता हूं दोस्तों, उसके साथ आपको मार्केट में क्या चल रहा है और दूसरे कौन से न्यूज़ेस होते हैं, कौन से अपडेट्स होते हैं, उसी के बारे में मैं कवर करते रहता हूं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पास होती रहे। क्योंकि जब इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सिर्फ स्टॉक के बारे में नहीं, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उससे मार्केट को कैसे इफेक्ट हो सकता है, वो सब में मैं टॉपिक भी कवर करते रहता हूँ। उसके साथ डाउ जोन्स भी देख सकते हैं आप, क्लोजिंग में नीचे गया था, लेकिन अभी ऊपर आके बाद में
हरे पैटर्न में उसने भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि फ्राइडे को था, अक्टूबर 6 को, वहाँ पर ऐसे क्लोजिंग दी थी। सो उसके बाद MPSC का, जो कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो RBI का मीटिंग था, इनका हर 2 महीने में एक बार मीटिंग होता है। सो इनका मीटिंग था और उन्होंने बताया है कि वही मार्केट रेट, जो उनका अभी का जो रेट्स है वही कंटिन्यू करेंगे, उसको कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किया है। और उनका बोलना है कि उनका इन्फ्लेशन टारगेट होगा 4% के नीचे लेके आना। सही, यही टारगेट को लोग पकड़ के कंटिन्यू कर रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मेनली ड्यू टू फूड प्राइजेस, इंक्रीज इन फूड प्राइजेस, क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होने से, और आप देख सकते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके वजह से सब मिला के उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और प्लस डॉलर के प्राइस, डॉलर मजबूत होने के कारण से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है करके उन्होंने बताया है। जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा प्लस डॉलर भी महंगा रहेगा तो हमारे लिए, इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको सब चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। अगर क्रूड बढ़ गया तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ जाएंगे। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ गया तो वो फूड के प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। सो अल्टीमेटली कंट्री पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और उन्होंने बताया है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो लोग सेम रखेंगे, विल रिमेन सेम, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। 6.25 जो था SDF, और बैंक के जो बैंक रेट है 6.75% था, वही रहेंगे और उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे करके उन्होंने बताया है। उसके साथ और लोग ने बताया है कि उनका इन्फ्लेशन का टारगेट अब सीधा 4% ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने पहले बताया था 2 to 6%। सो वो प्राइस बैंड है, वो लोग बताया कि अभी सिर्फ डायरेक्ट 8% ही उनका रहेगा। और उन्होंने प्लस अकोमोडेटिव स्टैंड्स लिए थे, वो सब वो लोग अकोमोडेशन, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंड्स ले रहे हैं, वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, उसको वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। और प्लस उन्होंने बैंक पर एक एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन किया था ICRR का, इंक्रीमेंटल कैश रेशो, और उन्होंने सितंबर 8 को शुरू किया था और अक्टूबर 7 को उन्होंने एंड किया है, ताकि मार्केट में थोड़ा लिक्विडिटी रहे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं इसीलिए। और प्लस ये निकाल कर मार्केट से वो लोग लिक्विडिटी निकालने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोन्स महंगे रहेंगे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं आएगा और मार्केट में लिक्विडिटी भी कम रहेगी, तो उसके बहुत भी आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की वो लोग पूरी प्रयत्न करेंगे। और उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट भी अपना जो डोमेस्टिक फूड है उस पर भी कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि आपको जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन पर वो लोग थोड़ा बैन लगा रहे हैं, ताकि फूड ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स कंट्री के अंदर ही रहेंगे और उसको वो लोग प्राइस को थोड़ा कंट्रोल कर सकते करके उन्होंने बताया है। और उनका मेन वो लोग रीज़न बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन का राइज होने का, जो ऑनियन का प्राइस ज़्यादा था और प्लस टोमेटो का प्राइस ज़्यादा था, और प्लस एल नीनो का जो वेदर कंडीशन है, जो एल नीनो करके इन्होंने अनाउंस किया था, उसके वजह से हायर इन्फ्लेशन का प्राइजेस आ रहे हैं करके उन्होंने बताया है। सो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने बताया है कि अभी तो थोड़ा स्पेशली टोमेटो के प्राइजेस में तो नीचे आ रहे हैं, रिडक्शन इन LPG प्राइजेस बोल रहे हैं, उसके वजह वो लोग कम होगा करके उन्होंने एक्सपेक्टेशन है। सो उनका प्रोजेक्शन है कि नेक्स्ट क्वार्टर, जो कि सितंबर को एंड हो जाएगा इन्फ्लेशन का, तो उन्होंने बताया उनका एक्सपेक्टेशन है कि 6.4% का उनका एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट क्वार्टर जैसे एंड हो जाएगा तो उतना आएगा करके उनका एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो अब आप इधर CPI का इन्फ्लेशन जो आएगा सितंबर को, वो आपको आएगा अक्टूबर के 12 तारीख को। तो अगर ये तीनों का एवरेज निकालेंगे, जो 7.44 था, 6.83 है, और मान के चलिए 5.45 ही आ गया, तो भी इसका एवरेज आएगा 6.57 आएगा, जो कि उनका एक्सपेक्टेशन है 6.4 का, मतलब इससे भी एक्सपेक्टेशन से भी नीचे इन्फ्लेशन आना है करके उनका मानना है। तो देखना पड़ेगा कितना आएगा, उसके बाद ही हम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन इससे भी नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं प्राइसेस बहुत ही हाई है। ठीक है, और टोमेटो का प्राइसेस कम हुए हैं, ऑनियन का भी प्राइस कम हुआ है, लेकिन उतने भी कुछ कम नहीं हुए कि देखना पड़ेगा। अभी हम तो कुछ नहीं बोल सकते, तो आपको जब डाटा आएगा तभी पता चल जाएगा कि
ये 5.45 से नीचे गया है और आरबीआई का एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है करके हमको 12 अक्टूबर को ही पता चल जाएगा। उसके पहले हम अभी कुछ नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, मार्केट का उनका वो लोग भी, हमारे आरबीआई भी बोल रहे हैं कि हायर रेट्स लंबे तक चलेगी। जैसे फेड के चेयरमैन ने बताया था, जो जेरोम पावेल, उन्होंने बताया था कि हायर रेट्स लंबे समय तक चलेंगे। वैसे ही हमारे जो आरबीआई के चीफ है वो भी वही बोल रहे हैं कि ये ऐसे लंबे रेट्स, जो हायर रेट्स लंबे समय तक चलेंगे करके वो भी बोल रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे जाके सिचुएशन कैसे रहेगी, उसके ऊपर ही वो लोग रेट चेंजेस करेंगे। लेकिन वो बोल रहे हैं रेट कट तब तक नहीं होगा जब तक एक्सटर्नल मार्केट में, मतलब जो यूएस में, यूरोप में, अगर वो लोग मार्केट रेट्स में कुछ चेंजेस नहीं लेके आएंगे तब तक इंडिया में भी रेट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे करके उन्होंने भी बताया है। वो ठीक बात है, क्योंकि वहाँ पर हायर रेट्स है तो यहाँ पर हम लोग उसको चेंजेस नहीं कर सकते। सो सेम हमको भी चलना पड़ता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें और स्टॉक मार्केट से कैसा पैसा बनाएं। ओके दोस्तों, कल फिर से ऐसे कुछ और एक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू, बाय।